रियल प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन मिले। आपको फील गुड नहीं, सुन के अच्छा लगा नहीं, जो सुन के इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट दिया, बस वो कोच आपको चुन लेना चाहिए। पता है, यही गली, यही मकान, यही दुकान, मैं बड़ा आदमी हूँ, तो बड़े आदमी का दम होने के चक्कर में वो छोटा आदमी नहीं रहता। मैं वो है ना कि मैं कोल्लू का बेल था, अब मैंने इतने साल घसीटा आके अब तू भी वो तेल बना। अब इंडिया को तुम कह रहे हो तो बहुत डेवलप होगा, 10 साल बाद बहुत डेवलप होगा, तो बहुत डेवलप का मतलब है हर इंडस्ट्री बहुत डेवलप होगी, और हर इंडस्ट्री में 4 आदमी ऐसे होंगे जो पूरी इंडस्ट्री का 60-70% लेके बैठे होंगे। आप जैसे आसपास के 100 आदमी में से 80 की दुकानें खा जाएंगे, तो आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। जो भी आदमी कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ की जरूरत ही नहीं। मेरा गल्ला 1 लाख रुपए रोज का गल्ला है, मुझे किस बात की ग्रोथ की जरूरत है। अच्छा, 12-13 साल की उम्र में बच्चे को मजा भी आता है दुकान जाने में, फैक्ट्री जाने में, चीजें देखने में, और उसी समय उसका दिमाग ऑब्जर्व भी बहुत कुछ करता है। आप बोलते हो ना मुझे नहीं वेल्थ बनानी है, मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। वेल्थ बनानी है, वेल्थ शेयर करो। जो वेल्थ शेयर करता है उसी की बनती है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में सेटिस्फेक्शन इज गुड, पर बिजनेस में सेटिस्फेक्शन इज डेथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बसेश गाला और आज हम एक ऐसे राइजर को लेके आए हैं जिन्होंने खुद अपने लाइफ में रिद्धि सिद्धि हासिल किया है, फ्रॉम वेरी लो हम्बल बिगिनिंग्स टू अ सुपरस्टार, लेकिन जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया है, उनको रिद्धि सिद्धि वेल्थ फेम सक्सेस दिलाया है और हजारों लाखों के लिए इंस्पिरेशन है। आई वेलकम सीए राहुल मलोडिया साहब, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस कोचेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। राहुल जी वेलकम, आज आए, आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। राहुल जी, एक डिस्कशन हम मेनली एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यूथ के लिए रखते हैं जो आपको देखते हैं कि हमें लाखों करोड़ों रुपए कमाने। राहुल जी, आप हमारे लिए एक जीनी हो, कुछ मैजिकल फॉर्मूलाज दे दो। देखो जी, लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं, अगेन ये चीज़ है, जो भी आपने रिद्धि सिद्धि की बात की, मैं इसमें एक लाइन और जोड़ देता हूँ, सरस्वती को भी जोड़ देते हैं, कि जो भी आदमी लक्ष्मी की चाहत रखता है कि यार मेरे पास तो पैसा, धन, संपदा, मस्ती होनी चाहिए, तो उसका राह जो जाती है, उसके रास्ता जाता है, वो जाता है आपका सरस्वती से, यानी नॉलेज से। तो जीवन में जो भी व्यक्ति, चाहे आप उसको बिजनेसमैन मान लो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो अपना फ्रीलांसर कोई काम करता हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, उसने किसी ने ऐसी एक विधा में नॉलेज हासिल की है। किसी ने क्रिकेट अच्छा खेलना सीखा है, किसी ने गाना बहुत अच्छा सीखा है, किसी ने व्यापार करना सीखा है। तो पहले अपने अंदर एक टैलेंट डेवलप करो, किसी भी तरह का स्किल का, और वो टैलेंट जो कोर क्या है, ऐसी चीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो कि यार ये चीज मुझे पसंद बहुत आती है, मेरा गाने में, नाचने में, मूवी में, बिजनेस में, इसमें इंटरेस्ट है, या तुम्हारी एक्सपर्टीज है कि यार ये काम मुझे नेचुरल है, ये गॉड गिवन टैलेंट है। मैं कोडिंग पहली बार किया लेकिन मस्त किया, पहली बार मार्केटिंग की, मेरा दिमाग मार्केटिंग में खूब चलता है। तो जिसमें तुम्हारा दिमाग कोर चलता है या इंटरेस्ट कोर है, उसमें आप जान लगाओ तो आपको सफलता मिलेगी। अब क्योंकि मैं बिजनेस कोच हूं और एक बिजनेस कोच के पास ही आया हूं, तो अपन बात ये करते हैं कि मैं बिजनेस के बारे में अगर आपको ये चीज बताऊं, तो ये जो नॉलेज है आपको बिजनेस के फील्ड में भी लेके जानी है। तो बिजनेस में 2 स्किल होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला होता है डोमेन स्किल, जिसका ध्यान आपको ही रखना है। जैसे आप मुझे बोलते हो कि सर जी स्टील की फैक्ट्री डालूंगा, ज्वेलरी की दुकान डालूंगा, कपड़े की दुकान डालूंगा, तो भैया कपड़ा कैसे, कपड़े की दुकान कौन सा कपड़ा लोगे, कितने में बेचोगे, मैं नहीं जानता, वो आप ही जानो, ठीक है ना। ये कोर स्किल है। आप हॉस्पिटल डाल रहे हो तो भैया आपका डॉक्टर होना या आपको इलाज का या जांच का पता होना जरूरी है। लेकिन उसके बाद सेकंड स्किल आती है फंक्शन स्किल्स, कि उस डोमेन को जानने के बाद कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर हूं, पर हॉस्पिटल तो तब चलेगा जब मुझे एम्प्लॉय मैनेजमेंट आता होगा, हायरिंग आती होगी, जब मुझे मार्केटिंग आती होगी, जब मुझे फाइनेंस का मैनेजमेंट आता होगा, और इन चीजों को मैं साथ में कर पाऊंगा, तभी बनेगा। तो अपने अंदर स्किल डेवलप करो डोमेन की, और प्लस फंक्शन स्किल पे बहुत काम करो। तो सिर्फ डोमेन से कुछ नहीं होगा और सिर्फ फंक्शन से भी कुछ नहीं होगा, तो ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तो बिजनेस में सफलता मिलेगी। ब्यूटीफुल इंसाइट राहुल जी। एक पूछना है कि आज हम सोशल मीडिया चालू करें तो हजारों हमें एक्सपर्ट्स, कोचेस मिलते हैं और वो इतनी सक्सेस स्टोरी शाइनिंग दिखाते हैं कि शायद यूथ है, एमएसएमई है, उनके साथ एनशाइन हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने आपसे भी ट्रेनिंग लिया है तो उनको डेप्थ पता चलता है। तो आपका क्या एडवाइस है कि बिजनेस में ग्रो करना है तो बिजनेस कोच कैसे सिलेक्ट करें और डेप्थ कितना इंपॉर्टेंट है? देखो डेप्थ है जो, इस पे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक बुक है वन थिंग बुक ये कहती है कि भैया जीवन में एक चीज ढंग से कर ली तो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप तेल निकाल रहे हो, आप चाहते हो कि यार जमीन से तेल का कुआं बने। अब आपने एक जगह थोड़ा सा खोदा, और फिर आपने कहा मन नहीं लग रहा, दूसरी जगह जाते हैं, तो तुम ऐसे करके 10 गड्ढे आसपास कर लोगे, कुआं एक भी नहीं बनेगा। कुआं तब बनेगा जब एक ही जगह 100 फीट अंदर खोदोगे। डन। तो आपको अगर बिजनेस कोच, जैसे मैं कोरोना टाइम पे एक जोक करता था कि फेसबुक पे एक पोस्ट है 3 बिजनेस कोच है, फिर एक पोस्ट है, फिर 6 बिजनेस कोच है, तो तुमको 3 पोस्ट पढ़नी है तो 25 बिजनेस कोच से गुजरना पड़ेगा।
ठीक। अब आपको बस चेक के नाम पे करना है कि देखो बिजनेस कोचेस के दो बैकग्राउंड है मेजर। 97% आपको जो बिजनेस कोच का बैकग्राउंड है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वाला बैकग्राउंड है। उन्हें कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की, उन्होंने कोई कॉर्पोरेट में एम्प्लॉयज को बिजनेस में कुछ असाइनमेंट लेके एम्प्लॉयज को ट्रेन किया, बिजनेस की कुछ बातें जानी, और अब उनको लगा यार ल्यूक्रेटिव मार्केट एसएमई है तो वहां पे आ गए। लेकिन एसएमई ने वास्तव में क्या ग्राउंड पे किया है, वो कभी क्या फैक्ट्रियों में नहीं गए, वो कभी गोदामों पे नहीं गए, उन्होंने कभी दुकानें नहीं चलाई, उन्होंने कभी 100 200 500 इंटरप्रेन्योर से बैठ के बात नहीं की। तो उनका ज्ञान ऊपर का है, जो किताब का है, नॉलेज का है, या एक कॉर्पोरेट लेवल का है, लेकिन वो उनकी प्रॉब्लम नहीं समझते तो सॉल्यूशन नहीं पहुंचता। ऐसे लोग बोलते अच्छा है, पब्लिक स्पीकिंग अच्छी है, वर्ड अच्छे काम में लेते हैं, केस स्टडी अच्छी सुना देते हैं, पर वो डेप्थ आपको फील नहीं होगी। 3% लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस कंसल्टेंट थे, वास्तव में हाथ से काम करके कई बिजनेसमैन को संभाला और फिर कोचिंग में आए। अब ऐसे 3% ही क्यों है? क्योंकि ऐसे लोग बिजनेस कोचिंग में आते ही नहीं है। वो बोलते हैं यार बिजनेस कंसल्टिंग में बहुत पैसा है, एक क्लाइंट एक बार में साल के 50 लाख देता है, 10 क्लाइंट बोलूंगा 5 करोड़ हो गए, कॉस्टिंग काट के 4 करोड़ बचता है, मैं क्यों करूं? 10 क्लाइंट से जब लाख रुपए महीना आता है, क्यों जाऊंगा मैं? लेकिन वो जो बंदे हैं वो ऐसे कहते हैं यार 10,000 20,000 यहाँ पे क्यों दिमाग लगाएंगे, इसलिए इनकी संख्या 3% है। पर जैसे भी आपने किस्मत से 2-3% आ गए हैं, इनको सहेज के रखो, इनके साथ काम करो कि इनको डेप्थ की नॉलेज है। तो आप किसी की एक वेबिनार या 2 वेबिनार से इंप्रेस होने की जगह आप उसके साथ एक बार काम करके देखो, 1 दिन 2 दिन, रियल प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन मिले। आपको फील गुड नहीं, सुन के अच्छा लगा नहीं, जो सुन के इंप्लीमेंट किया और रिजल्ट दिख गया, बस वो कोच आपको चुन लेना चाहिए। बिल्कुल। और राहुल जी, इसमें मैं ऐड करता हूँ कि बहुत कम लोगों ने खुद बिजनेसेस भी रन किए, हाँ। खुद का ट्रेनिंग कंपनी खोल दिया, ठीक है, बट एज अ रिटेलर, एज अ मैन्युफैक्चरर, खुद वो चैलेंज फेस करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, जीपी का, कंप्लाइंस का, टैक्सेशन का, तो वो डेप्थ नहीं आता है। अब थोड़ा हम गियर्स चेंज करते हैं राहुल जी, और एक क्वेश्चन आते हैं बहुत एक नीश पे, हर जगह पे वर्ल्ड में रिसेशन है, इंडिया हैज 0% प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन। लोग बोल रहे हैं कि आज इंडिया इज मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंजिन्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एमएसएमई है वो न्यूट्रल गियर में अटका हुआ है और कभी कभी रिवर्स में भी चला जाता है। तो इसके इनसाइट्स क्या है, क्या आपको लगता है एमएसएमई में क्या होगा? मुझे पर्सनली लगता है बहुत डिसरप्शन, बहुत कंसोलिडेशन होगा, जो जागा वो जीत जाएगा, जो कंफर्ट जोन में रहेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपके क्या थॉट्स है? सर सेम विचार है, जैसे मैं तो एग्जांपल भी देता हूँ आपको कि यूएस की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी, चाइना की भी बढ़ी, और जब भी इकोनॉमी बढ़ती है तो इकोनॉमी में कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन का मतलब बड़े प्लेयर अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जाते हैं और छोटों का कम होता जाता है। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको कंसोलिडेशन कैसे होता है कि 2016 से पहले जब जियो लॉन्च हुआ था, 10 मोबाइल प्लेयर कह रहे हैं अपनी अपनी सर्विस दे रहे हैं, मोटा भाई ने अंदर एंट्री ली, उसके बाद आज की रेट में ले दे के 4 है, जिसमें रिलायंस और जियो मिला लो तो ये दोनों मिलके 80% मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप एयरलाइन में चले जाओ तो इंडिगो अकेला 56% है, अगर इसमें मैं जोड़ दूं बाकी टाटा ग्रुप के 3 एयरलाइन, तो टाटा और इंडिगो मिला के 80% एयरलाइन कंट्रोल करते हैं। यूएस में आप चले जाओ, यूएस में ऐसा कोई तो प्रोडक्ट नहीं है, ऐसी कोई सर्विस नहीं है और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे मोनोपोली नहीं हो, कुछ कंपनियां 4-5 कंपनियां मिलकर पूरा मार्केट नहीं डोमिनेट कर रही हो, क्योंकि सफलता की कीमत होती है। जैसे बॉम्बे बहुत डेवलप्ड शहर है, डेवलप्ड शहर में क्या होता है, अमीर बहुत अमीर होता है, गरीब बहुत गरीब होता है। तो बॉम्बे में आपको गरीबी भी बहुत मिलेगी और अमीरी भी बहुत मिलेगी, क्योंकि बहुत डेवलप्ड है ना। अब इंडिया को तुम कह रहे हो तो बहुत डेवलप होगा, 10 साल बाद बहुत डेवलप होगा, तो बहुत डेवलप का मतलब है हर इंडस्ट्री बहुत डेवलप होगी, पर हर इंडस्ट्री में 4 आदमी ऐसे होंगे जो पूरी इंडस्ट्री का 60-70% लेके बैठे होंगे और बाकी सब लोग 30% में गुजारा कर रहे होंगे। ठीक है, उस 30% में भी थोड़ा सा इस तरह का टुकड़ा होगा कि उस 30% में से भी कुछ एमएसएमई 20% लेके बैठे होंगे और बाकी सब 10 में गुजारा कर रहे होंगे। तो मैं कहता हूं तुम टॉप 70 में आ पाओ ना आ पाओ, इस 20 में तो पक्का आ सकते हो, क्योंकि जो जाग गया वो, जैसा आपने कहा, जो जाग गया वो जीत गया, जो नहीं जागा भैया वो रह गया। तो मैं बस आपको कह रहा हूँ ऐसे में आप समझो बात को, आपकी छोटी सी ज्वेलरी की दुकान है, आप बोल रहे हो मेरा कोई क्या उखाड़ लेगा, सर तनिष्क मालाबार कल्याण एक्सपेंड कर रहे हो, कहाँ कर रहे हैं, 2 3 4 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 4 में कर रहे हैं, और ऐसा ही हर प्रोडक्ट में हर सर्विस में हो रहा है। हर बड़ी कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अब गांव और शहरों में जा रही है, तो जब वो जाएगी और जब आपसे बढ़िया सर्विस देती है, आपसे बढ़िया ब्रांड है और शुरुआत में तो कॉस्टिंग भी कम कर देगी, तो आपका ही तो धंधा खाएगी। तो इससे पहले वो आपके गली द्वार पे आए, आप तैयार मिलो, कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल अगर मार्केटिंग का आपने फॉलो किया, मार्केटिंग आपकी भी ठीक है, ब्रांड आपने भी ठीक बनाया है, अगर आपने भी, आपकी टीम भी सही है, आपका फाइनेंस भी आपके कंट्रोल में है, तो उन तीनों के आने के बाद भी आपका मार्केट शेयर वो नहीं ले पाएंगे। आप जैसे आसपास के 100 आदमियों में से 80 की दुकानें खा जाएंगे, पर आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। और इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को अटैक करने के लिए राहुल जी रिलायंस बैठा है,
जब रिलायंस आया उसके पास इतने डीप पॉकेट्स है कि 1-2 साल उसने सोचा ही नहीं, फ्री कर दिया, आदत लगा दिया, इंडस्ट्री बिगाड़ दिया। तो एक बात जो स्टार्टअप्स है, जो कि आज स्टार्टअप्स में थोड़ा स्लो डाउन आया है, लेकिन स्टार्टअप्स के पास करोड़ों का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंडिंग है। वो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर बन जाते हैं, ब्रांड बन जाते हैं, अच्छे सैलरीज देते हैं, फिल्म स्टार्स को ले लेते हैं। एक बाजू कॉर्पोरेट्स है जो बोलता है भाई 50 छुट्टियाँ, 25 बोनसेस, आपको जो फैसिलिटी चाहिए। एक बाजू है हमारा एमएसएमई, उसमें भी अगर वो जागता नहीं तो पिट जाता है। तो एमएसएमई अगर जागे तो ऐसे क्या 2-3 स्टेप्स करे कि वो एक बाजू कॉर्पोरेट के सामने लड़े, एक बाजू स्टार्टअप के सामने लड़े, एक बाजू इन्फ्लेशन महंगाई भी है उसके सामने लड़े, वो अपना नीश कैसे डेवलप करे जिसके कारण वो ये सबके सामने लड़ पाए। देखो, और आज की डेट में आपका बिजनेस चल रहा है और जिंदा है, इसका मतलब कुछ तो अच्छा करते ही हो। अगर नहीं कर रहे होते तो बंद हो जाता। ठीक। बिल्कुल। तो जो भी कुछ आप अच्छा कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करो कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है इसलिए ग्राहक आपकी दुकान पे आता है। अब ये बात आपके 200 आदमियों को पता है, 200 आपके ग्राहक हैं। ये बात 2000 आदमियों को बताओ, 20,000 आदमियों को बताओ, आपकी कस्टमर रेंज 10x हुई तो आपके पास फंड भी आएगा, आपका फाइनेंस भी मजबूत होगा, प्लस आपकी जो टीम है, जैसे आप सोचते हैं कि भैया एम्प्लॉय खर्चा है, एम्प्लॉय को खर्चा मत मानो, एम्प्लॉय इन्वेस्टमेंट है। आप बोल रहे हो सर एम्प्लॉय को ये दे दूं, सर एम्प्लॉय को आप जो दे सकते हो ना। आप कहते हो एम्प्लॉय अपनी अपनी सोचते हैं, क्योंकि आप उसकी नहीं सोचते। जिस दिन आप एम्प्लॉय की सोचने लग जाओगे, एम्प्लॉय बोलेगा मेरे जीवन की टेंशन तो बॉस ने ले ली ना, तो अब मेरे जीवन में क्या है, मैं बॉस के लिए काम करता हूँ। तो वो जो अटैचमेंट है ना, वो आपके साथ ज्यादा आएगा। और छोटे स्केल पे आप, मैं कहता हूँ लोकल मोनोपोलीज आर इजी टू बिल्ड, हार्ड टू क्रैक। मतलब लोकल मोनोपोली, अपने शहर पे अगर आपका दबदबा है, जैसे कहते हैं ना कुछ ऐसे, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो कुछ ऐसी विधानसभा क्षेत्र है, कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पे कोई पर्टिकुलर नेता ने इतना काम किया है कि कोई भी पार्टी हो, किसी की भी हवा हो, कहता है वो तो जीतेगा ही। वो बड़ी बड़ी पार्टी, बड़ा बड़ा नेता कहता है इस एरिया में इसको नहीं हरा सकते, अब क्या करें। तो वो कहते हैं कोई नहीं, बाकी सीट जीतते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं। तो आप अपने एरिया में तो इतना प्रभाव बनाओ कि आड़ दे रिलायंस कुछ भी आन दे, इस एरिया के आसपास के जो लोग हैं मेरे अलावा कहीं जा नहीं रहे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट उनको समझ में आ रहा है, मेरा ब्रांड से वो परिचित है, मेरे व्यवहार को जानते हैं, मेरी टीम मेरे साथ खड़ी है, आने दो जो देखी जाएगी। लेकिन उसके लिए शेयरिंग मेंटेलिटी। आप बोलते हो ना मुझे कि वेल्थ बनानी है, मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ। वेल्थ बनानी है ना, वेल्थ शेयर करो। जो वेल्थ शेयर करता है उसी की बनती है। 100% इक्विटी की वैल्यू शून्य है, और जिसने कहा 20% बाजार में देता हूं तो 80% की वैल्यू बन जाती है। तो जितनी ज्यादा इक्विटी डायल्यूट होती है वो वैल्यू क्रिएट करती है, जो इक्विटी डायल्यूट नहीं करता उसकी नहीं होती। तो इक्विटी डायल्यूट का मतलब है अपने धंधे में ये मत सोचो मैं ही मैं कमा लूं। देखो यार एम्प्लॉय के लिए क्या कर सकता है, देखो यार कस्टमर को क्या दे सकता है, देखो यार वेंडर को क्या दे सकता है। इन तीनों पार्टी की सोचो, अपने आप आपका बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा। आप एक कंपनी जो 5 करोड़ का काम करती है, 100% ओनर हो, कोई लेना देना नहीं है। आप 70% ओनर हो लेकिन कंपनी आपकी 100 करोड़ की है, तो वर्थ ज्यादा है ना। बिल्कुल। अब एक छोटा लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, इसमें मैं एक इनसाइट शेयर करता हूँ। कुछ कुछ एमएसएमई के एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो अपना गला छोड़ना नहीं रेडी, उनके पास टाइम नहीं है। तो मेरा एडवाइस है कि आप एक अच्छा सर्कल बनाओ, एक अच्छा नेटवर्क बनाओ, जहाँ पे एक अच्छा बिजनेस कोच हो, जहाँ पे कनेक्शंस हो। अगर उनको कंप्लाइंस का दिक्कत आया, मार्केटिंग एजेंसी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चाहिए, तो ढूंढने से अच्छा अगर आपके सर्कल में सक्सेसफुल, पावरफुल, हंग्री, नॉलेजेबल लोग हैं तो वो जीतते हैं। तो आपका सर्कल के बारे में, एक सपोर्ट सिस्टम के बारे में क्या इंसाइट्स है? मैं बोलता हूँ कि अगर आदमी की ग्रोथ नहीं हो रही है किसी कारण से, तो उसका जिम्मेदारी उसका सर्किल है। जैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि एक छोटा व्यक्ति है, वो कहता है मैं गरीबी में जीवन जी रहे थे साहब, हमारे पास तो साइकिल थी, उससे काम करते थे। अब काम बहुत अच्छा किया, साइकिल की बाइक आ गई, बाइक से कार, कार से मर्सिडीज आ गई, अब मर्सिडीज है, बंगला है, सब। अब वो आसपास अपने सर्किल में देखता है कि मेरे जितने भी यार दोस्त हैं सब 2-2 लाख कमाते हैं और मैं कमाने लग गया 5 लाख। ठीक। अब इस सर्किल में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा इज्जत मुझे ही मिलती है। अब बहुत है, अब बस मैं यही रहूंगा। क्योंकि अगर वो 5 लाख कमाने वाला कहता है मैं 50 लाख वाले के सर्किल में जाऊंगा, तो बोले यार उस सर्किल का तो मैं सबसे छोटा आदमी हूँ, तो उसको छोटा आदमी बनना नहीं है, उसको बनना बड़ा आदमी। तो 2 लाख वालों में घुसा रहता है, बोलता है यही गली, यही मकान, यही दुकान, मैं बड़ा आदमी हूँ। तो वो बड़े आदमी का दम होने के चक्कर में वो छोटा आदमी रह जाता है। तो जिस आदमी को दम बना मैं बड़ा आदमी हो गया, वो छोटा है। और जो कहता है ना मेरे को तो छोटा होने में मजा आता है, तो भाई साहब उसको बड़ा बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो सबसे पहले अपना सर्किल चेंज करो। आपका सर्किल कंफर्ट जोन है। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार मैं अगर बड़ा आदमी हो गया तो मेरे दोस्त मुझसे छूट जाएंगे। सर जी आप बड़ा आदमी हो गए तो ये पुराने दोस्त छूटेंगे, नए दोस्त बनेंगे। नए दोस्त मतलब उस मेंटेलिटी के। देखो, जब आपकी मेंटेलिटी लाख रुपए कमाने की थी, उसी सर्किल में उठ बैठ हो रही थी। अब जब आपकी कैपेबिलिटी 10 लाख कमाने की हो गई है, तो इस सर्किल को आप पसंद नहीं आओगे और आपको ये सर्किल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपका सर्किल अब 10 लाख वाला आपका वेट कर रहा है, पर आप होगा उसको चाहते नहीं और इसको छोड़ने नहीं हो, तो फिर आप फंस जाओगे। सब कुछ कर करके भी आपके दिमाग में हमेशा टेंशन रहेगी। और मैं अभी कह रहा हूँ कि जो आदमी कंफर्टेबल है
उसका आज नहीं तो कल छीन लिया जाएगा। जो भी आदमी कंफर्टेबल है, आपको लग रहा है ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ की जरूरत ही नहीं। मेरा गल्ला 1 लाख रुपए रोज का गल्ला है, मुझे किस बात की ग्रोथ की जरूरत? तुमको ग्रोथ की जरूरत नहीं है। तुम्हारा 1 लाख कब 50,000 कब 25,000 होगा, इकोनॉमी तुम्हें बताएगी। अगर तुम एफिशिएंट नहीं हो तो रुको जरा, संभलो। 1 पे हो तो ये सोचो कि आज 1 को रहे ना रहे, तुम 2 की व्यवस्था रखो, और 2 है तो 5 पे जाओ। क्योंकि पर्सनल लाइफ में सेटिस्फेक्शन इज गुड, पर बिजनेस में सेटिस्फेक्शन इज डेथ। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट। अब हम टूवर्ड्स एंड पे आते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि एक ऑल्सो एक डायनेमिक ऑडियंस है फैमिली बिजनेस में बहुत अच्छा किया, लेकिन वहाँ पे अच्छे सिस्टम, टीम, ब्रांड नहीं बनाए, बच्चे को फॉरेन एजुकेशन दिया, अच्छे कपड़े दिए, अब बच्चे वो धंधे में आना नहीं चाहते। तो फैमिली बिजनेस के लिए लास्ट आपके क्या टिप्स है? सर फैमिली बिजनेस की टिप्स है, देखो मैं तो जैसे वैसे तो मैं राजस्थान से आता हूँ, तो मैं मारवाड़ी आदमी हूँ। लेकिन अगर मारवाड़ी गुजराती जो टॉप सक्सेसफुल बिजनेस है, इनकी एक ब्यूटी आप देखना, इन्होंने अपने यंग जनरेशन को बिजनेस में बहुत जल्दी उतार दिया। हल्दीराम 11 साल की उम्र से दुकान पे आते थे। बिरला जी ने अपने बच्चों को 7th 8th क्लास के बाद कहते हैं 9th क्लास से दुकान पे लग जा। सिंधी बिजनेस कम्युनिटी जो बहुत अच्छी है, वो कहती बहुत अच्छा काम कर रही है बिजनेस में, वो अपने बच्चों को कहती है स्कूल खत्म करके दुकान आओ, फिर शाम को पापा के साथ घर साथ चलेंगे, तुम इधर उधर क्यों घूमते हो। तो वो जो बच्चे की उम्र है ना 12 से 18 साल की, उस समय तुम्हें तो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने दो सर, बच्चा पढ़ लिया खूब। बच्चे की वास्तव में जो पढ़ाई होगी ना, वो आपकी देख रेख में आपके सामने प्रैक्टिकल पढ़ाई होगी, तो उसका बिजनेस में उस लेवल पे इंटरेस्ट है। अच्छा 12-13 साल की उम्र में बच्चे को मजा भी आता है दुकान जाने में, फैक्ट्री जाने में, चीजें देखने में, और उसी समय उसका दिमाग ऑब्जर्व भी बहुत कुछ करता है। अब उस दौरान तो आपने उनको बैठा दिया स्कूल कॉलेज में, और जब उनका सर्किल बदल गया, चीज बदल गई, तो तुम यहाँ जाओ, तो वो आएंगे नहीं। तो पहली बात तो अर्ली इनको ये करो। दूसरा, आपके बिजनेस को समय के साथ अपडेट करो। आपने कहा सर मेरी पुरानी फैक्ट्री है, हम तो वहीं काम करते थे, वहीं पे एक छोटा सा ऑफिस बना लिया। अब आपका बेटा थोड़ी आएगा, आपको अगर फैक्ट्री को 2 करना है, 3 करना है, एक कॉर्पोरेट ऑफिस बनाओ, बेटा वहां पे आएगा। वो बेसिक जो मेहनत आपने की, बेटा वहां से आगे लेके जाएगा। अब तुम कहते हो मैंने जो आज तक किया बेटा आके तू भी, मैं वो है ना कि मैं कोल्लू का बेल था, अब मैंने इतने साल घसीटा आके अब तू भी वही तेल बना, तो वो नहीं बनाएगा। अब उसको कहो मैं कोल्लू का बेल था, मैंने तेल का कुआं बना दिया, तू पाइपलाइन तो लगा, तो उसके लिए आएगा। तो नया बिजनेस न्यू एज बिजनेस के लिए आएगा। एग्जाम्पल बताऊं कि बेस्ट वाला बता दें पक्का, यस, इंडिया का बेस्ट एग्जांपल। हाँ, तो मोटा भाई बोले देख पेट्रोल केमिकल है जामनगर रिफाइनरी, मेरे आजकल के बच्चे येल में पढ़ लिए तो आने नहीं, जामनगर रिफाइनरी आके ऑयल थोड़ी ना प्रोसेस करेंगे। तो बेटी तू रिटेल संभाल, और बेटा तू एक काम कर टेलीकॉम संभाल। तो उनको न्यू एज बिजनेस दी है, तो उनका मन लग रहा है, कुछ कर रहा है। पेट्रोकेमिकल में तो कहते थे पापा संभाल लो, मैं नहीं आ रहा। बिल्कुल। यस, सो थैंक यू सो मच। हम क्लोज कर रहे हैं, और वापस राहुल जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतने लोगों की दुआएं कमाई, इतने लोगों को गाइड किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कन्वर्सेशन से आपको कुछ इंसाइट्स मिले रहेंगे, जिसके कारण आप अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आएंगे। थैंक यू राहुल जी। धन्यवाद।